Hello and welcome all to the Platform of Success capsule. In this video, we will discuss current affair based MCQs for October 2020. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ। इस MCQs में कुछ जो क्वेश्चंस है वो सिंगल लाइनर है और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड हैं। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप उनमें सारी स्टेटमेंट्स पे फोकस करना, क्योंकि वो सारी स्टेटमेंट्स ही आपके लिए रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार करंट अफेयर के क्वेश्चन में काफ़ी सारी डायमेंशंस कवर हो रही होती हैं, तो हमारा प्रोस्पेक्ट यही है कि हम थॉरली आपको हर टॉपिक को रिवाइज करा पाएँ ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, अभी रिसेंटली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसने रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के न्यू नॉर्म्स को लॉन्च किया था। उससे रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नंबर 1 कि जो सोडियम है उसका जो सेफ इनटेक अमाउंट है वो 5 ग्राम पर डे ऑफ सॉल्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सोडियम का इनटेक 5 ग्राम पर डे होना चाहिए। अ मिनिमम ऑफ 400 ग्राम्स पर डे फ्रूट और वेजिटेबल का होना चाहिए। ये करेक्ट है। थर्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम जो फाइबर बेस्ड एनर्जी इनटेक है उसको रेकमेंड किया गया है और इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए 40 ग्राम्स या 2000 किलो कैलोरीज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो चीज़ फर्स्ट टाइम होती है वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस इसमें जो सोडियम वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो इसी के चलते हो रही हैं। तो आपको इसका सेफ जो अमाउंट है वो पता होनी चाहिए कि इनटेक कितना करना है। आपको ये सिंगल क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे आ सकता है। नेक्स्ट, जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो मैन और वुमेन दोनों के लिए 32 to 58 ml पर kg बॉडी मास है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। जो 32 to 58 ml है वो मेल्स के लिए है, विमेन के लिए 27 to 52 है और जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए 60 ml है। तो आप इस कंफ्यूज नहीं होना कि सबके लिए सेम है। और इसमें मैं आपको बता दूं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। आपको ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है। और इसमें जो एक रेफरेंस जो एक रिकमेंडेशन दी गई है डाइट के लिए, उसके लिए जो रेफरेंस ली गई है उसमें एज 19 to 39 ईयर्स ली गई है। पहले 20 to 39 होती थी और इसमें जो आइडल वेट लिया गया है वो 65 kg मेल का लिया गया है और फीमेल का 55 kg। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नादुभागम चुंदन जो है ये न्यूज में था, तो ये क्या है, किस चीज का टाइप है? तो ये एक स्नेक बोट है। स्नेक बोट इस तरह होती है। ये एक स्नेक बोट है और ये स्नेक बोट बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, कि ज्वाइन करके एक म्यूज़ियम सेटअप किया है इसको प्रिजर्व करने के लिए। 1952 में जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जब वो अलापुझा केरला में गए थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर ट्रैवल किया था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में आके इसकी एक रेप्लिका बनाई सिल्वर ट्रॉफी की, जिसको कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहा जाता है। मतलब नेहरू ट्रॉफी है बोट रेस के लिए। तो नेहरू ट्रॉफी किस चीज़ के लिए फेमस है? बोट रेस के लिए। और उसमें जो बोट है वो यही वाली बोट है और ये बोट रिटायर हो गई 2013 में। लेकिन उसके बाद से इसके लिए कुछ भी, इसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया इसको प्रिजर्व करने के लिए। सो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो नेहरू ट्रॉफी है वो किस चीज़ के लिए है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली इंडिया को उसका पहला वीवीआईपी प्लेन मिला है। जो प्लेन है बोइंग 777-300 ईयर। ये ओरिजिनली किसने ओन किया था? तो ये ओरिजिनली एयर इंडिया के पास था। इसको इंडिया ने रेट्रोफिट कराया है यूएस से और अब ये हैंड ओवर किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स को। अब ये इंडियन एयरफोर्स के पास होगा और इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये इन तीनों के यूज़ के लिए होगा। और इसके कुछ फीचर्स जो आपको बता दूं कि इसमें जैम
एंड डिस्ट्रॉय की फैसिलिटी इसका फैसिलिटी है जिससे जो भी इनकमिंग मिसाइल होगी उसको जैम भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है और ये नॉन स्टॉप 17 आवर्स के लिए फ्लाई कर सकता है इंडिया से ऑलमोस्ट किसी भी डेस्टिनेशन के लिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ होती है वो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होती है और ये फर्स्ट एवर वीवीआईपी प्लेन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020 है उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है पैंडेमिक्स, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिन मनाया किस दिन जाता है। तो हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। इससे रिलेटेड फर्स्ट फैक्ट ये है कि 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन को। और इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस ईयर लॉन्च हुआ है डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग। डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग इसी साल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग बाय यूएन। इसको यूएन जो है सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल डे को। थीम मैंने आपको बता दिया। और एजिंग जो ओल्ड एज पर्सन है वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2018 में पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जो 65 ईयर्स के जो एज के पर्सन हैं वो ज़्यादा नंबर में थे रेदर देन अंडर 5 चिल्ड्रंस। और ये ग्लोबली ऐसा हुआ है, पूरी दुनिया में अंडर 5 जो चिल्ड्रन हैं उनको आउट नंबर किया 65 प्लस पर्सन 65 की एज के पर्सन्स ने। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में 20th रेजिंग डे मनाया गया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं। इसको गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था नवंबर 2001 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। जब कारगिल का वॉर हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने कारगिल रिव्यू कमेटी सेटअप की थी जिसके जो हेड थे वो के सुब्रमण्यम थे। उसके हेड के सुब्रमण्यम थे। उन्होंने रेकमेंड किया था इसका फॉर्मेशन। तब डिफेंस प्लानिंग स्टाफ और जो मिलिट्री विंग है उन दोनों को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को सेटअप किया गया था। और इसका मोटो है विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस। विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस ये उसका मोटो है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जाऊ कैमदेई एक ट्रेडिशनल टेराकोटा डॉल है कौन सी स्टेट से? तो ये उड़ीसा से है। ये उड़ीसा के बालासोर रीजन की आर्ट है, कटवाए है और इसको न्यूली वेड्स को गिफ्ट किया जाता है एज अ ट्रेडिशन ऑफ लव। और ये हमेशा एक सेट में होते हैं मेल और फीमेल डॉल के। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे मनाया गया। वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, पहली क्लासेस में भी, जो चीज़ फर्स्ट होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार फर्स्ट वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे सेलिब्रेट किया गया ऑन अक्टूबर 1, 2020। और जो उड़ीसा सर्कल था उन्होंने पोस्ट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम था जाओ कंदे और इसका थीम था ट्रेडिशनल टॉयज ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल टॉयज ऑफ इंडिया, तो दिस इज द ट्रेडिशनल टॉय ऑफ उड़ीसा। इससे रिलेटेड 2 फैक्ट और बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि पोस्टमैन को कि पोस्ट कार्ड को इन्वेंट किसने किया? तो एम्यूल हरमैन ने 1869 में वर्ल्ड का फर्स्ट पोस्ट कार्ड जो था वो बनाया। और जो पोस्ट कार्ड की स्टडी और जो कलेक्टिंग ऑफ पोस्ट कार्ड्स है उसकी टर्म है डेल्टियोलॉजी। इसको बहुत सारे एग्जाम्स में केवल इसी चीज़ को पूछा जाता है। डेल्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जाओ कंदेई की पिक है जिसमें मेल और फीमेल डॉल होती है, इस तरह का टॉय है उन लोगों का। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
इनमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कर्नाटका में कैप्चर और ट्रांसलोकेशन के लेपर्ड्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैप्चर और ट्रांसलोकेशन हुआ कर्नाटका में। लाइफ स्टॉक डेप्रिडेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न था मैक्सिमम केसेस के लिए। लेपर्ड्स रेस्क्यूड फ्रॉम स्नेयर्स एंड वेल्स, ये भी करेक्ट था। लेपर्ड्स एंटरिंग ह्यूमन ड्वेलिंग्स, ये भी करेक्ट है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे वो रीजंस हैं जिसके चलते इनका कैप्चर और ट्रांसलोकेशन बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि लास्ट 4 ईयर्स में 100 जो हैं वो लेपर्ड डाई किए हैं, जिसमें से कि 61 अननेचुरल डेथ हुई 61 की। और इनके जो अननेचुरल डेथ है उनका रीज़न था पॉइजनिंग, पोचिंग, रोड एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स, स्नेयर्स, और फिर कार्डिक शॉक, शॉट टू डेथ, बीटन बाय विलेजर्स, इन फाइटिंग अमंग कार्निवोर्स। ये इसका रीज़न था। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इस पे स्पेशली एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि गवर्नमेंट ने जो ह्यूमन लेपर्ड पॉलिसी गाइडलाइंस लॉन्च किए थे 2011 में, वो फेल किए हैं क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न लाइफ स्टॉक डेप्रिडेशन है, जिसमें कि जो लेपर्ड है वो फूड की सर्च में लोकल जो लाइफ स्टॉक है उस पर अटैक करता है, जिसके चलते उनको कैप्चर या ट्रांसलोकेट किया जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मोलॉजी का डायमंड जुबली सेलिब्रेट हुआ। इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है? आंसर इज ए, आर्टिकल 344। जो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मोलॉजी है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आता है। और जो हमारा एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो इंस्ट्रक्ट करता है टू डेवलप ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड रिफॉर्म फ्रॉम अ साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव। तो इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 1, 1961 में। तो इसको अक्टूबर 1, 1961 में इस्टेब्लिश किया गया अंडर क्लॉज 44 ऑफ आर्टिकल 344 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2, 2002 को डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया गया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो इसको कौन सा स्टेटस मिला हुआ है? सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ की ऐसे डायमंड जुबली या 100th एनिवर्सरी समथिंग लाइक दैट कुछ भी न्यूज़ में होता है तो वो बहुत क्रूशियल हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। और इसको जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसको नवरत्न स्टेटस मिला हुआ है। इसको 2008 में ये वाला स्टेटस मिला था। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1961 में फॉर्म किया गया था। ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन को मिला के इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी इन शिपिंग फॉर्म की गई थी। और एट प्रेजेंट 10 महारत्नाज हैं इंडिया में, 14 नवरत्नाज हैं और 73 मिनी रत्नाज हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस जो प्लेटफॉर्म है जिसको अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है, उसके अंडर जो पाकुर हनी है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि किस ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जो पाकुर हनी है वो झारखंड के पाकुर है वो झारखंड में है, तो झारखंड से रिलेटेड है। 100% नेचुरल हनी है। जो ट्राइबल ई मार्केट प्लेस है उसको गवर्नमेंट ने गांधी जयंती पे लॉन्च किया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट प्लेस है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो साबरमती सेंट्रल जेल है अहमदाबाद में उसने रेडियो प्रिजन प्रोग्राम स्टार्ट किया है गांधी जयंती पे। ये जो जेल है इसको किस ईयर में फॉर्म किया गया था? तो इसको 1851 में फॉर्म किया गया था, 1851 में। और इसमें महात्मा गांधी काफ़ी बार रहे और सबसे पहली बार मार्च 11, 1922 से मार्च 20, 1923
2 के बीच रहे, जबकि उस समय उनका जो मैगज़ीन था यंग इंडिया, उसमें किसी आर्टिकल के लिए उनको चार्ज किया गया था और फिर यहाँ से उनको पुणे की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो जैसे भी कोई हिस्टोरिकल चीज़ अगर न्यूज़ में होती है, उससे रिलेटेड करंट फैक्ट भी होता है, तो उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जेल को सेटअप कब किया गया था? 1851 में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अवार्ड्स जो हैं उनको लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें जो गुजरात है उसको फर्स्ट प्राइज मिला इन द स्टेट कैटेगरी, ये करेक्ट है। लेकिन इसको जो स्टेट कैटेगरी में अवार्ड मिला है वो मिला है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन के लिए। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन के लिए इसको फर्स्ट प्राइज स्टेट कैटेगरी में मिला है। और जो चिन्नौर सलेम है इसको बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है इस कैटेगरी में। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इसमें 2 अवार्ड्स तो आपने देख लिए, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय और सामुदायिक शौचालय अभियान। जो तीसरा है वो है गंदगी से मुक्त कैंपेन, और इसमें बेस्ट स्टेट तेलंगाना एंड हरियाणा है। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है तेलंगाना एंड हरियाणा को। ये अवार्ड्स दिए गए क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको लॉन्च किए हुए 6 ईयर्स हो चुके थे, उसी के अंडर ये अवार्ड्स दिए गए हैं। और इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री ने दिए हैं, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने दिए हैं और 3 कैटेगरीज में दिए हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ईस्टर्न नेवल कमांड ने एरियल सीडिंग की कहाँ पे? तो आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में उन्होंने जो वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके साथ मिलके एरियल सीडिंग की, जिसमें उन्होंने 50,000 सीड बॉल्स को ऊपर से फेंका। और इसका मेन मोटिव यही था, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवल एक्सरसाइज जो बोंगो सागर है वो रिसेंटली कहाँ पे हुई? तो जो बोंगो सागर जो नेवल एक्सरसाइज है वो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में हुई। नाम से पता चल गया कि इंडिया एंड बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुई। इंडिया एंड बांग्लादेश की नेवी में हुई। ये इसका सेकेंड एडिशन था। जो फर्स्ट टाइम ये 2019 में स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज। तो इस साल ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये साल जो है उसको वो लोग मुजिब वर्षों के नाम से मना रहे हैं, जिसमें कि ये 100th बर्थ एनिवर्सरी है शेख मुजीबर रहमान की। शेख मुजीबर रहमान जो हैं वो उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। वो उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। और अभी जो वहाँ की पीएम हैं शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो वहाँ की इस समय लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं और वो इन्हीं की बेटी हैं शेख मुजीबर रहमान की। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक सिंगल प्लांट स्पीशीज जो है उसका केवल एक ही स्पीशीज मिलता है किसी एक सिंगल लोकेलिटी में, तो IUCN की कैटेगरी में उसको कहाँ रखा जाएगा? तो आंसर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि अभी रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये प्लॉट केरला में है। इन्होंने एक ट्री की स्पीशीज इनको मिली है जिसका नाम है मधुका डायपोलोस्टैमन। ये ट्री पहली बार 1853 में कलेक्ट किया गया और उसके बाद इसको अब देखा गया, और ये थ्रेटन स्पीशीज है वेस्टर्न घाट्स में। तो 1853 के बाद अब इस ट्री को देखा गया, उससे पहले इसको कहीं भी लोकेट नहीं किया गया। तो ये अभी तक का मिला सिर्फ एक ही मैच्योर ट्री है अभी तक का, जिसको कि कोलम में पाया गया। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो ऐसी प्लांट स्पीशीज जो सिंगल होती हैं और किसी सिंगल लोकेलिटी में मिलती हैं तो वो IUCN के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल न्यू कैलिडोनिया जो है
उसके इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम हुआ, उससे रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये जो रेफरेंडम है, इट वाज पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्लान एग्रीड इन 1988 नोन एज नोमिया अकॉर्ड। ये बिल्कुल सही है, इसके अंडर ही रेफरेंडम हुआ, और जो नोमिया वर्ड है यही इसकी कैपिटल है। न्यू कैलिडोनिया की कैपिटल नोमिया है, और ये डीकोलोनाइजेशन जो प्लान है इसी के अंदर ये तय हुआ था कि 3 बार रेफरेंडम होगा। इस बार जो हुआ है वो सेकेंड टाइम था, और 2022 में एक थर्ड टाइम फिर से इन लोगों का रेफरेंडम अलाउ किया जाएगा। और जो सेकेंड ऑप्शन है, जो कनक है वो इंडिजिनियस पीपल है वहाँ के, ये बिल्कुल करेक्ट है। 40% पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं लोगों की है। थर्ड, यूनाइटेड नेशन के जो 17 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं उनमें से एक है, बिल्कुल करेक्ट है। नॉन सेल्फ गवर्निंग, जिनको वो खुद गवर्न नहीं कर रहे हैं, किसी के अंडर हैं, किसी भी कंट्री के अंदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी, न्यू कैलिडोनिया जो है वहाँ आयरन ओर के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं जिसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है एरिया, दिस इज इनकरेक्ट। वो निकल के लार्ज डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। आप इस मैप में लोकेशन देख सकते हैं न्यू कैलिडोनिया की। इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ फिजी है, इस लोकेटेड हेयर। आपको मैंने इसकी कैपिटल पहले ही बता दी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसकी कैपिटल पूछ ली जाती है। नोमिया इसकी कैपिटल है। ये फ्रांस के अंडर है, और कब से है? फ्रांस ने इसको 1853 में क्लेम किया था, और इन्होंने अभी भी जो रेफरेंडम किया है इसमें भी वो लोग फ्रेंच कॉलोनी ही रहना चाहते हैं। 53.26% ने वोट किया है टू स्टे विद द फ्रेंच। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फौजिया कोफी जो है इस साल एक नॉमिनी थी नोबेल पीस प्राइज की, वो किस कंट्री की फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी स्पीकर हैं? तो आंसर है अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान जैसी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वुमेन पे इतनी एट्रोसिटीज़ हैं कि उनको लाइमलाइट में आने नहीं दिया जा सकता, और ऐसी कंट्री में अगर कोई लेडी अपॉइंटेड है तो वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, और शी वॉज इलेक्टेड इन 2005। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जू इन्फेक्शन है वो लीफ ब्लाइट डिजीज़ के लिए जानी जाती है। ये किस क्रॉप की डिजीज़ है? तो ये राइस की डिजीज़ है। न्यूज़ में इसलिए था कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की, जिनको कि जू बैक्टीरियम, जो जू है वो बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है, इसका मतलब लीफ ब्लाइट डिजीज। तो वो उससे कुछ मॉलिक्यूल्स को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो इन्फेक्टेड राइस सेल वॉल्स होते हैं उनसे मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि वो लोग इसकी वैक्सीन बना पाएँ, जिससे कि राइस का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाए, ताकि फर्दर उसको इन्फेक्शंस ना हो। या वो चाहते हैं कि जो सेल वॉल है इसकी, उसको सेलुलेस के साथ ट्रीट किया जाए, जिससे कि उसका जो राइस का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो पाए और इन्फेक्शन से बच पाए, जो कि जू बैक्टीरिया से होती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसने अभी रिसेंटली 2 नई स्पीशीज को फाइंड किया है पाइप वॉट्स की। इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जो पाइप वॉट्स हैं एक प्लांट ग्रुप है। कई बार हमने कोई नाम तो सुना होता है और हमें खुद नहीं पता होता एनिमल है या प्लांट है, तो सबसे पहले ये प्लांट ग्रुप है, दिस इज करेक्ट। इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन अ स्मॉल पीरियड ड्यूरिंग मानसून, मानसून में ही इसका जो लाइफ पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, दिस इज करेक्ट। इट इज एंडेमिक टू नॉर्दर्न हिमालयाज, दिस इज इनकरेक्ट। 70% जो ये है ये वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स एंड जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं उनमें पाया जाता है, तो नॉर्दर्न हिमालयाज में नहीं पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है। द फोर्थ, दे आर नोन फॉर वेरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दिस इज करेक्ट। सो सी हेयर इज इनकरेक्ट। अभी रिसेंटली बताया गया कि न्यूज़ में आया कि इनकी 111 स्पीशीज हैं इंडिया में, और जिसमें 70% जो है वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज में पाई जाती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने अभी
मेगा वर्चुअल समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रेस 2020 ऑर्गेनाइज की थी, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था, दिस इज करेक्ट। रेस की फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, दिस इज करेक्ट। आपको एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेस की फुल फॉर्म क्या है, या इट स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। India is a partner of Global Partnership on Artificial Intelligence announced in June 2020. This is also correct. ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई थी, इसको जून 2020 में साइन किया गया था 15 कंट्रीज के द्वारा, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। इंडिया इसकी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट अब एआई पे काफ़ी फोकस कर रही है, क्योंकि दिस इज अ फ्यूचर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने स्मार्ट सिस्टम को टेस्ट किया व्हीलर आइलैंड उड़ीसा से। तो इसकी जो स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है, उसमें जो टी लेटर है स्मार्ट वर्ड में, दैट स्टैंड्स फॉर, तो स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। तो सी इज द करेक्ट आंसर, टॉर्पेडो इज द आंसर, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। सबसे पहले आपको टॉर्पेडो का मीनिंग बताऊं। टॉर्पेडो एक सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल है, शिप या सबमराइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका मेन पर्पस है। और अभी रिसेंटली जो टेस्ट हुई है, जो इंडिया ने टेस्ट की है स्मार्ट, दिस इज एंटी सबमरीन वारफेयर। और अभी जो रिसेंटली इंडिया को जो सबमरीन थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान से, उसको अवर्ट करने के लिए एक बहुत मेजर स्टेप है इंडिया की तरफ से। और इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट है और एक लाइट वेट टॉर्पेडो है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो शिप है, यहीं से ये जो टॉर्पेडो होते हैं डायरेक्टली टारगेट पे जाते हैं और वहीं पे अंडर वाटर वो उस जगह पे जाके ब्लास्ट हो जाते हैं अपनी सबमरीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ पार्ट ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसने अभी एमओयू साइन किया है किस फूड चेन के साथ? स्विगी के साथ। इसलिए कि जितने भी वेंडर्स हैं वो घर बैठे भी कोविड के टाइम पे वो लोग अर्न कर पाएँ। और इसको अभी सिर्फ 5 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है, इस पायलट प्रोजेक्ट को, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर एंड वाराणसी। जिसको नहीं पता उसके लिए इन्फॉर्मेशन बताऊं कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसको गवर्नमेंट ने जून 1 2020 को लॉन्च किया था। इसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा 10,000 रुपीज़ का, जिसको कि उनको 1 ईयर में रीपे करना होगा इंस्टॉलमेंट्स में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 का जो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन में है, उसको हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए वो दिया गया है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड इनकरेक्ट है? सबसे पहले जो पहली डिस्क्रिप्शन हेपेटाइटिस की थी वो 400 बीसी में ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने दी थी, दिस इज करेक्ट। सेकेंड, इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो हेपेटाइटिस सी है वो ब्लड बॉर्न वायरस है, तो बी इज इनकरेक्ट। जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है उसके 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए या डीएनए वायरस हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज करेक्टली नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी, ये बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज आल्सो करेक्ट। कई बार आपको ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया होता है लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं रहती है। इस साल जो नोबेल प्राइज हेपेटाइटिस सी के लिए हैं वो हार्वे जे ऑल्टर, मिशेल हॉटन और चार्ल्स एम राइस को मिला है। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए ये अवार्ड मिला है। तो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है कि अवार्ड किसको मिला और हेपेटाइटिस सी क्या है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ये कॉमनली ट्रांसमिट होता है। मैंने हेपेटाइटिस सी के टॉपिक को और ज़्यादा कवर करने के लिए इस क्वेश्चन को रीफ्रेम किया है। पहली ऑप्शन है ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनस्क्रीन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये करेक्ट है। रीयूज स्पेशली ऑफ सिरिंज नीडल्स,
क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जब वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किए जाते तभी ये डिजीज़ फैलती है। सिरिंज और नीडल ज़्यादातर ब्लड एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, सो बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है, अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट से भी होता है, लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क है, फूड है, वाटर है या कैजुअल कॉन्टैक्ट है, उससे ये इन्फेक्शन नहीं फैलती है। अगर आपको ऑप्शंस में दिया जाए तो ब्रेस्ट मिल्क, फूड, वाटर और कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है। जो हेपेटाइटिस ए है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू या जो जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए इन्फेक्टेड पर्सन, तो हेपेटाइटिस ए जो है वो आपको ऐसे हो सकता है। तो आप हेपेटाइटिस ए और सी के बीच में कंफ्यूज नहीं रहना, आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। अभी रिसेंटली जो एनसीईआरटी है उसका और इस ट्रेनिंग सेंटर का एमओयू साइन हुआ है, जिसके थ्रू अब जो एनसीईआरटी है वो टेक्स्ट बुक्स और बाकी एजुकेशनल मटेरियल बनाएगा फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो सुन नहीं पाते उन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज में अब बुक्स और एजुकेशनल मटेरियल बनेगा। सो फार जो डेफ लोग थे वो जो रिटन मटेरियल होता है वो लोग केवल उसी से पढ़ पाते थे, उनके लिए यही ऑप्शन थी, लेकिन अब इंडियन साइन लैंग्वेज में भी उनके लिए बुक्स बनाई जाएंगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, DPIIT, उसने इनको स्टार्ट किया है। ये आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स को मिलेगा फॉर बिल्डिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इसके अंदर जो विनिंग एंटिटीज होंगी या जो स्टार्टअप्स होंगे उनको 5 लाख अवार्ड भी मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट बहुत तरह से उनको सपोर्ट भी करेगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट न्यूज़ में थी जहां साइबर पुलिस स्टेशंस हर रेंज हेडक्वार्टर में इस्टेब्लिश किए जाएंगे? तो आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्टेट साइबर पुलिस स्टेशन ऑलरेडी जो रायपुर जो उसकी कैपिटल है छत्तीसगढ़ की उसमें सेटअप हो चुका है, और अब वो लोग जगह जगह साइबर पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश करेंगे साइबर क्राइम से निपटने के लिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भारत नेट प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन सी स्टेट ने फेज 1 लॉन्च किया है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम का? तो आंसर है गुजरात। गुजरात जो उसका फेज 1 है उसमें 2000 विलेजेस को कवर कर रहा है, और ऐसे 3500 विलेज पंचायत को वो कवर करेगा, जिसमें कि वो हर पंचायत को 100 Mbps का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करेगा और ई ग्राम ऑफिस सेट करेगा सब जगह। इसके अंडर गवर्नमेंट की जो 20 स्कीम्स हैं और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको क्लब किया जाएगा और सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020 है उसको 3 लॉरिएट्स ने शेयर किया है, तो वो कौन कौन है? तो आंसर है ए रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल एंड एंड्रिया एमगेस। इन तीनों को अवार्ड मिला है, जिसमें जो फर्स्ट हाफ अवार्ड है वो रोजर पेनरोज को मिला है। इन्होंने ये प्रूव किया है कि जो ब्लैक होल हैं वो रियली एग्जिस्ट करते हैं और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो करेक्ट है। और इन दोनों ने जो हमारा मिल्की वे है उसको स्टडी करके ब्लैक होल की थ्योरी को करेक्ट प्रूव किया है। तो ओवरऑल ये जो प्राइज है ये ब्लैक होल की थ्योरी के लिए इन तीनों को मिला है। सो फॉर जो एंड्रिया गेज हैं ये 4th विमेन है जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल मिला है। शी इज ओनली द 4th विमेन जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल मिला है। अभी तक सिर्फ 3 लेडीज को मिला है। मैरी क्यूरी को मिला है, अभी तक सिर्फ 3 लेडीज को मिला है। कई बार जो ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी वर्क करती है। मैरी क्यूरी को 1903 में मिला था। देन देयर वाज MG मेयर 1963 में।
जिनको न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर के लिए अवार्ड मिला था। फिर डोना स्ट्रिकलैंड थी, जिनको 2018 में मिला फॉर हाई इंटेंसिटी लेजर पल्सेस के लिए। नाउ एंड्रिया एम गेज इज द फोर्थ लेडी टू गेट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में जो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री है एक्सक्लूसिवली 2 विमेन्स को मिला फॉर डेवलपमेंट ऑफ जीनोम एडिटिंग। इन दोनों को अवार्ड मिला जीनोम एडिटिंग के लिए। इन्होंने क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। इनको इसलिए नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री मिला। इसमें एक का नाम एम्यूल शार्पेंटियर है और दूसरे का जेनिफर ए डोडोना है। आपको ये याद रखना है अवार्ड किसको मिला, 2 लेडीज को मिला और किस चीज के लिए मिला, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्पर Cas9 सिस्टम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सबसे पहले जो Cas9 है इट अलाउज एडिंग, ऑल्टरिंग और डिलीटिंग द जीनोमिक कोड। ये बिल्कुल करेक्ट है। कई बार आपको यही क्वेश्चन पूछा होता है कि इससे हम ऐड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तीनों चीजें हो सकती हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिस्पर जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। सो बी जो है ये इनकरेक्ट है, सेल नहीं आएगा, क्लस्टर्ड आएगा। 2020 में एक पर्सन को हेरिडिटरी ब्लाइंडनेस थी और वो फर्स्ट पर्सन बना जिसको क्रिस्पर Cas9 बेस्ड थेरेपी डायरेक्टली इंजेक्ट की गई उसकी बॉडी में। दिस इज करेक्ट। और उनको जो ब्लाइंडनेस थी वो चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का एक बहुत बड़ा रीजन होता है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो कोई पर्सन इससे क्योर हुआ। इंडिया ने जो कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाई है फेलुदा नाम की, वो भी क्रिस्पर Cas9 सिस्टम पे बेस्ड है। दिस इज आल्सो करेक्ट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारी टाइप्स में पूछा जाता है और इस बार इस पे नोबेल भी मिला है, तो ये टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एडी वैन हेलन का रिसेंटली डेथ हुआ। वो रॉक म्यूजिक में किस चीज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं? तो वो गिटार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। रॉक म्यूजिक में ग्रेटेस्ट गिटार प्लेयर थे वो, और उनके बैंड को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम भी मिला था इन 2007। रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम जो है उनको 2007 में मिला था और वो अपने टाइम के 20 बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट में आते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाना चाहता है। उन्होंने टारगेट सेट किया है 2050 तक। जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उन्होंने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है। पहले उनका गोल था कि वो 2030 तक 40% एमिशन कट करेंगे। ये उनका पहला गोल था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने चेंज करके इस अमाउंट को 60% कर दिया। वो 60% गैस एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 60% कट करेंगे अगेंस्ट 1990 लेवल्स। तो आपको इसको याद रखना है कि पहले 40 कमिटमेंट थी उनकी, अब उन्होंने 60 की है। प्लस उन्होंने ये भी प्लेज ली है कि वो कोशिश करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को बहुत कम कर दें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है वो बहुत कम हो और वो लोग क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएं टिल 2050। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है वो कब इफेक्ट में आई? तो आंसर है 2004। इसको साइन किया गया था 2001 में और ये इफेक्ट में आई इन 2004 और इंडिया ने इसको असाइन किया था जनवरी 2006 में। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 2006 में। सबसे पहले आपको बताऊं स्टॉकहोल्म जो है ये कैपिटल है किसकी? स्वीडन की। स्टॉकहोल्म इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। ये तो आप लोग नाम से पढ़ के जान गए, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि खत्म नहीं होते, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, ये ट्रीटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, उन सबको एलिमिनेट करने के लिए है धीरे धीरे। जो हमारा जो यूनियन कैबिनेट है उसने अभी
7 केमिकल्स को रेटिफाई किया है, जिनको जो अब इंडिया में प्रोहिबिटेड हैं, उनको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, ट्रेड नहीं किया जा सकता, ना यूज़ कर सकते हैं, ना इम्पोर्ट ना एक्सपोर्ट। तो 7 केमिकल्स को रेटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बीच ऑफ वरोशा है न्यूज़ में थी, ये कौन सी कंट्री में है? तो ये साइप्रस में है। बीच ऑफ वरोशा जो है वो साइप्रस के फमगुस्ता रीजन में है, और अपने टाइम पे बीच बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी आती थी। लेकिन 1974 में टर्की ने जब साइप्रस पे अटैक किया तो उन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, और तब से तुर्किश नेवी ने इसको फेंस लगा के अपने अंडर रखा हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली टर्की ने कहा कि वो इस बीच को रीओपन करने जा रहे हैं, जिसको लेके कि यूएन भी एक्शन में आया और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा ये, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी लोकेशन साइप्रस में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल का जो 2020 का जो नोबेल लिटरेचर प्राइज़ है वो किसको मिला है? तो वो लोइस ग्लक को मिला है। लोइस ग्लक को इस बार वो अवार्ड मिला है, एंड शी इज़ एन अमेरिकन पोएट। कितनी बार आपको कंट्री भी पूछ ली जाती हैं। शी इज़ एन अमेरिकन पोएट जिसको ये अवार्ड मिला है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली दिनेश कुमार खारा जो हैं वो किस बैंक के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को, और अब वो चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड कॉटन डे पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उन्होंने इंडिया का पहला कॉटन ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? कस्तूरी। कोई भी चीज़ जब भी फर्स्ट होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऐसे भी हैंडलूम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, और इस साल सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड कॉटन डे सेकेंड टाइम मनाया गया, और इंडिया ने अपना ब्रांड लॉन्च किया कस्तूरी कॉटन, जिसकी खासियत है वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस एंड इंडियननेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में कौन सी स्टेट पहली बनी जिसने जो फेस मास्क हैं उनके रेट्स को रेगुलेट किया? तो आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसमें कमेटी भी फॉर्म की जो कि इम्प्लीमेंट कर पाए, जो मास्क की प्राइस है उन पे जो कैप फिक्स की है उसको वो कमेटी इम्प्लीमेंट करेगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने ज्ञान सर्कल वेंचर को लॉन्च किया है, जिसको फंड कौन करेगा? तो इसको फंड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज्ञान सर्कल वेंचर्स क्या है। ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, और फर्स्ट टाइम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो चित्तूर आंध्र प्रदेश है वो सबसे पहले इसको लॉन्च कर रहा है, और ये फंक्शन करेंगे एज टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टाइड 2.0 एज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो स्टार्टअप्स होंगे उनको इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरिंग, इन सब तरफ से सपोर्ट मिलेगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर में जो टीआरपी वर्ड है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा टेलीविज़न व्यूअरशिप को लेके। तो टीआरपी का जो फर्स्ट लेटर टी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो टीआरपी की फुल फॉर्म है टारगेट रेटिंग पॉइंट, दैट इज टारगेट रेटिंग पॉइंट, टीआरपी। आपको इसको याद रखना है, टारगेट रेटिंग पॉइंट। इसको इंडिया में रिकॉर्ड कौन करता है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये काउंसिल इसको BARC, ये काउंसिल टीआरपी रिकॉर्ड करता है इंडिया में विद द हेल्प ऑफ बारोमीटर्स, जिससे उनको पता चलता है कि किसी भी प्रोग्राम को कितने व्यूअर्स वॉच करते हैं। और ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसको एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, इन सब ने मिलके ऑन किया है, और इसको क्रिएट किया गया था 2010 में।
लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने इसको 2014 में नोटिफाई किया था और ये रजिस्टर हुई है 2015 में। कितनी बार ये पूछ लिया जाता है फॉर्म कब हुई, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों ने जब तक टीआरपी का इशू नहीं आया था, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च जो काउंसिल है इसका कभी नाम भी नहीं सुना था। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल इनमें से कौन सी कंट्री को सेंट्रल एशिया की ओनली डेमोक्रेसी कहा जाता है और ये न्यूज़ में थी फॉर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट? तो आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेके प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसमें कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको अपने जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको छोड़ के जाना पड़ा। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सुरनाबे जिनबेकोव। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है किस कंट्री के प्रेसिडेंट है ना, अभी न्यूज़ में थे कि वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ ऑलरेडी 2005-10 में भी सेम सिचुएशन अराइज हुई थी, तब भी वहाँ ऐसे रेवोल्यूशंस हुए थे। 2005 में जो हुआ था उसको ट्यूलिप रेवोल्यूशन कहते थे, 2010 में जो हुआ था दैट वाज नोन एज मेलन रेवोल्यूशन। आप इसकी इसको मैप में भी देख सकते हैं। जो किर्गिस्तान है उसकी कैपिटल बिश्केक है और ये चाइना का बॉर्डर टच करती है। ये कंट्री चाइना को कजाकिस्तान का मेजर रीजन कवर करता है, सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान टच करता है, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो अफगानिस्तान का टच होता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पेटीएम है इसको कौन कौन सी जो कंपनी है वो सपोर्ट करती हैं? तो अलीबाबा, जापान सॉफ्ट बैंक और बर्कशायर हैथवे। तो ये आंसर है डी, ये तीनों ही कवर करती हैं। अभी रिसेंटली जो पेटीएम है उसने न्यूज़ में अनाउंस किया है कि वो अपना एक मिनी ऐप स्टोर खोलने जा रहा है 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि इसकी जो इंडिया में जो मोनोपोली है इसको बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो चैलेंज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली गूगल पे, फिर अमेजोन पे, भीम, ये सब लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं और ये अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रहा है। जुलाई 2020 में जो टाटा स्टारबक्स थे उन्होंने भी पार्टनर किया था पेटीएम के साथ टू अलाउ इट्स कस्टमर्स टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ पेटीएम। और पेटीएम के जो ऑनर हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। विजय शेखर शर्मा। कितनी बार ये पूछ लिया जाता है कि पर्सन किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? तो पेटीएम तो एक कॉमन फिनोमिना इंडिया में अब हर पर्सन की रीच में है। तो जो पेटीएम है उसके जो फाउंडर हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं, और बाकी जो तीनों कंपनीज हैं इसको बैक कर रही हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बनी है, जो फर्स्ट हर घर जल स्टेट बनी है? वो है गोवा। गोवा हमारी स्मॉलेस्ट स्टेट भी है और इसके अंडर इन्होंने 100% फंक्शनल जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस हैं वो रूरल एरियाज में दिए हैं। तो फर्स्ट बनी है और ये स्कीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री देख रही है और इसके अंदर गवर्नमेंट का टारगेट है कि 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे पानी रूरल हाउस होल्ड में मिलना चाहिए सारी पूरी कंट्री में, और इसकी टारगेट डेट है 2024। जल जीवन मिशन के अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल लिया हुआ है कि 2024 तक सारे रूरल हाउस होल्ड में टैप कनेक्शन होगा, जिसमें कि उन्होंने लिमिट रखी है कि एटलीस्ट 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे पानी हर पर्सन को मिलेगा। और उसमें पहली स्टेट जिसने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया दैट इज गोवा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इस बार जैसे हमारे नेशनल सिंबल्स हैं ऐसे ही गवर्नमेंट अब 2021 में नेशनल बटरफ्लाई जो है उसको घोषित करेगा। तो उसके लिए पोल हुआ था
जिसमें कि 3 बटरफ्लाइज को पिक किया गया है। अब तीनों में से गवर्नमेंट किसी एक को सिलेक्ट करेगी, तो इन चारों में से कौन सी वो एक है? तो आंसर है ऑरेंज ओक लीफ। जो ऑरेंज ओक लीफ है, इसकी खासियत है कि इसको कॉमनली डेड लीफ भी कहते हैं, डेड लीफ। और ये कैमोफ्लेज में बहुत ज़्यादा माहिर है। ये अपने कलर चेंज कर लेती है, एक ड्राई ऑटम लीफ की तरह प्रिडिक्ट होती है, और अपने विंग्स भी क्लोज कर लेती है एकदम स्टेशनरी, तो एकदम डेड लीफ की तरह दिखाई देती है कहीं भी पड़ी हो। और पॉलीफिनिज्म में भी पॉलीफिनिज्म भी इसकी एक क्वालिटी है, जिससे कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर और साइज जो है ड्राई और वेट सीजन में अपने कलर और साइज को चेंज करती रहती है। बाकी जो 2 बटरफ्लाइज जिनको सिलेक्ट किया गया है, उसमें कृष्णा पीकॉक है। कृष्णा पीकॉक भी जो है वो कैमोफ्लेज में बहुत आगे है, और एक इंडियन जेजेबल है। इन तीनों को सिलेक्ट किया गया। अब इन तीनों में से किसी एक को नेशनल बटरफ्लाई डिक्लेयर किया जाएगा। ऑप्शन में जो ब्लू मॉनमॉन है, ये महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है, क्योंकि बटरफ्लाइज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो चुका है। ये ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो महाराष्ट्र की ये वाली है। जो मालाबार बैंडेड है, मालाबार ही बताता है, ये केरला की स्टेट बटरफ्लाई है। और जो कॉमन पीकॉक है, ये उत्तराखंड की बटरफ्लाई है। ये इन तीनों स्टेट्स की अपनी स्टेट बटरफ्लाइज हैं। लेकिन जो ऑरेंज ऑक लीफ है, ये टॉप 3 कंटेंडर्स में से एक हैं। बाकी दोनों कृष्णा पीकॉक और इंडियन जेजेबल है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 है, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। उसका थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 2006 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को स्टार्ट किया गया था। इसको 2 पर्टिकुलर डेट्स में मनाया जाता है। साल में 2 बार मनाया जाता है। सेकंड सैटरडे किस किस का? मई का एंड अक्टूबर का। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली फॉरेन करेंसी एसेट जो टर्म है वो न्यूज में थी, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो जो फॉरेन करेंसी एसेट है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है फॉरेक्स रिजर्व का, दिस इज करेक्ट। जो एफसीए है, ये मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो है, और इसको वैल्यू किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, ये करेक्ट है। इसको यूरो, पाउंड, येन, बाकी सारी कंट्री जो करेंसीज है वो जो रखी होती हैं उनमें भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन वैल्यू किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। मूवमेंट इन एफसीए अकर मेनली ऑन अकाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय आरबीआई, दिस इज करेक्ट। और जो गवर्नमेंट को जो एक्सटर्नल एड मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट मिलती है, वो भी इसी में काउंट होती है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो इनकम होती है, वो भी एफसीए के अंडर ही काउंट होती है। ऑप्शन डी, ड्यू टू पैंडेमिक इंडिया के जो फॉरेन करेंसी एसेट है उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया, दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। ये इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यूएस डॉलर 5.86 बिलियन से सर्ज हुआ है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और इसका जो मेन रीज़न है वो हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स का बढ़ना ही है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन पहली पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं जिनको टाइटल मिला है रोनाल्ड गैरोस पे? सबसे पहले ये क्या है? ये फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है। फ्रेंच ओपन 2020 में विमेन सिंगल का टाइटल पहली बार पोलैंड की किसी विमेन को मिला है, एंड शी इज इगा श्वानितिक। इसको हम श्वानितिक प्रोनाउंस करेंगे इन पॉलिश लैंग्वेज। और पहली बार उनको फ्रेंच ओपन मिला है, और उससे बड़ी बात उन्होंने किसको हराया है? सोफिया कैनन को, जिनको इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन मिला था। यूएस ओपन में विमेन सिंगल का जो टाइटल है वो सोफिया कैनन ने लिया था, और ये भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था इनको मिला था। और इनको हरा के फ्रेंच ओपन का जो टाइटल है वो इगा श्वानितिक ने लिया है। और अगर हम फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल की बात करें तो मेन सिंगल इस साल राफेल नडाल को मिला है।
फॉर द 13th टाइम, 13वीं बार उन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है और ये उनका 20th ग्रैंड स्लैम टाइटल था, डिफीटिंग नोवाक जोकोविक। उन्होंने नोवाक जोकोविक को हरा के राफेल नडाल ने मेन सिंगल टाइटल लिया फॉर द 13th टाइम एंड इट वाज हिज 20th ग्रैंड स्लैम टाइटल। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग का टैग मिला, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से ऑप्शन देखें। किसी भी ब्लू फ्लैग नेशन को कभी भी एक साथ 8 बीचेस के लिए सिंगल अटेम्प्ट में अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि इंडिया को पहली बार ही 8 बीचेस इंडिया की सिलेक्ट हुई हैं, ऐसा अभी तक सच में कहीं नहीं हुआ। सो ए इज करेक्ट। जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें अभी तक जो जापान, साउथ कोरिया और यूएई है, इन्हीं को ब्लू फ्लैग बीचेस का अवार्ड मिला हुआ है, दिस इज करेक्ट, और इनको मिला है। एंड सेकंड थिंग, इनको भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत जल्दी मिल गया हो या सिंगल अटेम्प्ट में इतनी सारी बीचेस को मिला हो। थर्ड, इंडिया को इंटरनेशनल जूरी ने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड दिया है, 3rd प्राइज फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इन कोस्टल रीजन्स, ये भी करेक्ट है। इंडिया की जो 8 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं वो 7 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में है, दिस इज इनकरेक्ट। हमारी जो 8 बीचेस जो सिलेक्ट हुई हैं उसमें सबसे पहले है शिवराजपुर, द्वारका गुजरात में, फिर है गोगला जो कि है दीव में, ये दीव में है और ये गुजरात में है, मैप में देख सकते हैं। फिर कासरगोड और पादुबिद्री जो है वो कर्नाटका में है। जो कपाड़ बीच है दैट इज इन केरला। फिर जो ऋषिकोंडा है वो आंध्र प्रदेश में है और जो गोल्डन बीच है वो पूरी उड़ीसा में है। तो कितनी स्टेट्स हुई? गुजरात, दीव, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो 6 स्टेट्स हो गई एंड 1 यूनियन टेरिटरी। राधानगर जो है वो अंडमान निकोबार में है। आपको सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लू फ्लैग जो टैग है वो किस बीच को मिला है जो किसी स्टेट में नहीं है, तो राधानगर है जो कि अंडमान निकोबार में है। आपको इन सबको माइंड में रखना है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम था उसको फ्रांस ने स्टार्ट किया था 1985 में। फ्रांस ने स्टार्ट किया 1985 में और यूरोप के बाहर पहली बार 2001 में, पहले यूरोप के अंदर ही इन बीचेस को ये टैग मिलता था, 2001 से ग्लोबली मिलने लगा। और ये बीच, मरीना या कोई भी सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर हो उसको भी मिल सकता है। ये एक इको लेबल है, ये एक इको लेबल है। इसको देता कौन है? इसको डेनमार्क की एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो इसको देती है, दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नोबेल पीस प्राइज है इस साल यूएन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है जिसको सेटअप किया गया था 1961 में। 1961 में इसको फॉर्म किया गया था और ये 12th टाइम है कि यूएन की किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मिला है, 12th टाइम मिला है। इसमें जो ऑप्शन में भी जो यूएन फोर्स कीपिंग जो पीस कीपिंग फोर्स हैं उनको 1988 में मिल चुका है, जो ILO है इसको 1969 में मिल चुका है और जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है इसको 2013 में मिल चुका है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 की डिस्कशन है इस वीडियो में कंक्लूड होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल। If you appreciate our efforts, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.